नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज है वीकली एक्सपायरी का सत्र और इस वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। शुरुआत हमने देखी 18,000 के ऊपर के स्तर जरूर नजर आए, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया मार्केट। हल्की सी मुनाफा वसूली, 78 अंकों का नुकसान इस समय निफ्टी 50 पर। निफ्टी बैंक जिसमें सबसे ज्यादा कल तेजी देखने को मिली थी, ये भी कल की ऊंचाइयों के बाद आज थोड़ी सी नरमी दिखा रहा है। निफ्टी बैंक इस समय 100 पॉइंट नीचे 41,300 के आसपास के स्तर। हालांकि देखिए डे हाई से 500 पॉइंट टूट चुका है, क्योंकि आज सुबह में 41,840 तक का ऊपरी स्तर इसने छुआ था, तो वहां से काफी ज्यादा कूल ऑफ देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स हल्का सा पॉजिटिव है। हालांकि आज के दिन आप ध्यान दीजिएगा, ऑटो कंपनियों में हमने देखा है तेजी। मारुति पर वोफा सिक्योरिटीज का 10,500 का टारगेट कारगर साबित हुआ है, स्टॉक 3% ऊपर। इसके पीछे आयशा M&M जैसे ट्रेड्स में तेजी आती हुई दिखाई दी है। बैंकों में भले ही ऊपरी लेवल से दबाव आया हो, निफ्टी बैंक 100 पॉइंट नीचे हो, लेकिन ICICI बैंक एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, वो काउंटर करीब 1% ऊपर। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर तेजी हुई है, वरना आज मुनाफा वसूली की तरफ हिंडाल्को, सिप्ला, इन्फोसिस जैसे दिग्गज है जिनमें प्रेशर बनता दिखाई दिया है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, जो आपको बताएंगे आज की क्या रणनीति है, किन ट्रेड्स पर इनका फोकस। पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं तीनों ही जानकारों के कल दोपहर 3:30 बजे तक के रिटर्न्स। और क्रिस सुब्रमण्यम, अमित त्रिवेदी मैदान में हैं और साथ ही साथ गौरव रत्नपारखी, तीनों के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर पहले हाजिर होंगे। जहां पर हमने देखा है कल बहुत ही बढ़िया पुल बैक देखने को मिला। उस पुल बैक में अमित त्रिवेदी 7.5% तक के रिटर्न्स कमाने में कामयाब रहे। गौरव के 0.41% के रिटर्न्स बने, लेकिन अभी भी -4% के रिटर्न्स है क्रिस सुब्रमण्यम के। तो आज की चाल कैसी है, कैसे पढ़ रहे हैं इसे, जानकारों से ही पूछते हैं। गौरव, आपकी क्या रणनीति रहेगी कैचअप करने के लिए? क्या आपका बड़ा ट्रेड होगा, किस तरह से स्ट्रैटेजी को बदलेंगे? जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। सो बेसिकली अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर कल जो बड़ा गैप डाउन आया था, उसके बाद एक शार्प रिकवरी जरूर आई, बट जिसके बावजूद निफ्टी ने अपना जो ट्यूसडे का हाई था वहीं पे जाके पॉज लिया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो डेली अपर बोलिंगर बैंड जो है वो पिछले 3 दिनों से, यानी आज का और ट्यूसडे, वेडनेसडे और आज का दिन, तीनों दिनों में डेली अपर बोलिंगर बैंड एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस के तौर पे उभर के आया है। साथ ही साथ जो आर्ली अपर बोलिंगर बैंड है वो भी फ्लैट हो गया है। सो 18,100 निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है और यहाँ से मेरा मानना है कि दबाव बना रह सकता है। निफ्टी में 17,900 17,880 का सपोर्ट जोन है। जैसे ही निफ्टी इस सपोर्ट जोन के नीचे फिसलता है तो 17,700 तक का भी शॉर्ट टर्म में लेवल देखने मिल सकता है। सो मैं सिलेक्टिवली शॉर्ट साइड पे ही खेलना चाहूंगा। सिलेक्टिवली आप शॉर्ट साइड पर रहेंगे। और आज भी देखिए वही हुआ, 18,096 के लेवल्स पर पहुंचे, लेकिन वहां पर टिका नहीं, ऊपरी लेवल से फिसला है मार्केट। क्रिस, आपकी रणनीति? जी, मेरा भी मानना कि शायद आज भले एक्सपायरी है, लेकिन जो भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी वो शायद कल हमने देख ली है और आज इंडेक्स लेवल पे डेफिनेटली लिक्विडेशन हो रही है। और खास करके बैंक निफ्टी में जो जहां दिन के ऊपरी स्तर से काफी यहाँ पर नीचे फिसला है, लेकिन ब्रॉडली अभी भी मार्केट एक आई थिंक बायर डिप्स रहने की पूरी संभावना है। और जहां तक निफ्टी का सवाल है, मेरा मानना है कि शायद 17,800 850 यहाँ तक अगर गिरावट होगी तो वहां तक सीमित रहनी चाहिए। और जहां तक बैंक निफ्टी जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रही है, तो शायद 41,000 या 41,100 यहाँ तक वहां तक एक करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि शायद सेकेंड हाफ में एक वापस रिकवरी देखने की पूरी संभावना है। सेकेंड हाफ में रिकवरी की उम्मीद। अब देखते हैं किस तरह के ट्रेड्स के जरिए ये फिलहाल फिर मौका बनाना है। अमित, आप तो एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, आपकी रणनीति क्या रहेगी आज के लिए? जी, गुड मॉर्निंग। कल की जो एक्शन एक्चुअली देखने मिली थी वो काफ़ी डिफरेंट और रेयर थी, क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद जो सेम डे अगर इतना बड़ा गैप फिल करना, मतलब इट्स रेयर और काफ़ी कम बार इतना देखने मिलता है। कल हम बैंक निफ्टी की बेसिकली बात कर रहे थे कि 41,500 तक बैंक निफ्टी में रैली दिखनी चाहिए और कहीं ना कहीं वहां पर भी अभी भी स्टेबिलिटी है। तो कहीं मुझे लग रहा है कि निफ्टी जो है मोर और लेस 17,800 के ऊपर कंसोलिडेट कर सकता है। थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी क्योंकि आज एक्सपायरी है, बट मोर और लेस मेरा जो लेवल्स टू वॉच आउट फॉर निफ्टी है वो 17,800, और जब तक उसके ऊपर है मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सिलेक्टेड स्टॉक्स जो है वो चलते रहेंगे। ओके, तो थोड़ा सा फिर स्टॉक स्पेसिफिक पर जोर दिया जाए, और स्टॉक स्पेसिफिक्स की हम बात कर रहे हैं तो कल के जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाने वाले ट्रेड है वो आपके लिए लेकर आएंगे। एक तो गौरव ने सेल कॉल दिया था
पिरामिड एंटरप्राइजेज में, वो उस पोजीशन को अभी भी होल्ड कर रहे हैं और कल के शॉर्ट के सौदे में करीब 1% तक की कमाई इनकी हुई। अमित ने ऐसा ही एक शॉर्ट कॉल आईसीआईसीआई प्रू में दिया, वहां पर भी 1% तक के रिटर्न्स बने हैं। तो गौरव, पहले पीईएल पर मैं आपकी राय चाहती हूँ, ये सेल साइड का ट्रेड होल्ड करना है? ये सेल साइड का ट्रेड होल्ड करना चाहूंगा। बेसिकली अगर हम देखें तो पीईएल के अंदर डेली चार्ट पे एक स्विंग लो का ब्रेकडाउन हुआ है, 992 का स्विंग लो था और डेली लोअर बोलिंगर बैंड जैसे कि कल भी हम देख रहे थे कि वो नीचे की तरफ एक्सपांड हो रहा है। सो नीचे में रूम बनती जा रही है स्टॉक के लिए और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी और डाउन साइड दिखा रहे हैं। सो मैं ये शॉर्ट साइड के ट्रेड को कैरी करना चाहूंगा। तो ये शॉर्ट साइड का ट्रेड पीईएल वाला कैरी हो रहा है और एशियन पेंट में लॉन्ग के ट्रेड को भी होल्ड करेंगे, करेक्ट? जी बिल्कुल, बिकॉज एशियन पेंट में देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेड एज ऑफ नाउ हो रहा है और 3400 के करीब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो ये काउंटर मुझे लगता है कि अगर 3400 के ऊपर होल्ड करता है तो इसमें अपसाइड की पॉसिबिलिटी अभी भी बन रही है। तो अपसाइड की अपॉर्चुनिटी है, अब साइडवेज है, देखते हैं क्या फिलहाल यहाँ पर रुझान उभर कर आता है। एक स्टॉक फिर आप नया जोड़ सकते हैं गौरव, वो क्या रहेगा? जी मैं शॉर्ट साइड पे जोड़ना चाहूंगा, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। इस स्टॉक के अंदर देखें तो डेली चार्ट पे एक इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है और साथ ही साथ आज के सेशन में ये स्टॉक अपने क्रूशियल डेली मूविंग एवरेजेस को भी नीचे की तरफ तोड़ चुका है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें डेली लोअर बोलिंगर बैंड तक का फॉल आना चाहिए। डेली मोमेंटम इंडिकेटर भी आज के सेशन में एक फ्रेश सेल सिग्नल दे रहा है। सो 1379 के करीब फिलहाल ट्रेड कर रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। स्टॉप लॉस रहेगा 1408 का और नीचे में 1310 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 1408 का स्टॉप लॉस, 1310 का टारगेट। शॉर्ट साइड का ट्रेड गोदरेज प्रॉपर्टीज आज करीब 3% के नुकसान पर और बिकवाली बढ़ती दिखाई दे सकती है। 1310 के लिए मंदी का सौदा आप लेकर चलेंगे। चलिए अब अमित के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। अमित, आईसीआईसीआई प्रू का शॉर्ट ट्रेड होल्ड करेंगे? जी बिल्कुल होल्ड करूंगा, क्योंकि उसके अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो समवेयर नियर 595 से लेके 600 के बीच में काफी क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है जो ऊपर में वो निकाल नहीं पाया। और आज भी अगर देखा जाए जिसमें जो भी इंट्राडे रैली आई थी वो शॉर्ट लिव्ड रही थी और अगेन जो है 580 के नीचे सस्टेन कर रहा है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। सो मेरे हिसाब से इसमें शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। डाउन साइड पे जैसे मैंने बताया 550 से लेके इनफैक्ट 530 के लेवल्स भी डाउन साइड में आ सकते हैं। ओके, तो 530 तक के लेवल्स भी आगे डाउन साइड पर आएंगे, तो होल्ड कीजिए इस मंदी वाले ट्रेड को। 0.5% नीचे इस समय वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अमित, ऐड क्या कर रहे हैं इस पोर्टफोलियो में आप? जी, सो मैं एक स्टॉक ऐड कर रहा हूँ जो कि बाय साइड पे है। स्टॉक है ओरिएंट पेपर। Okay. पिछले कुछ 3-4 अगर दिनों में दिखे तो सिलेक्टेड पेपर स्टॉक्स में काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिला है। सो कहीं ना कहीं अगर ओरिएंट पेपर की भी अगर बात करें तो कल एक काफी अच्छा एक वॉल्यूम पिकअप और प्राइस पिकअप देखने मिला था, एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला था। सो करंट मार्केट प्राइस पे 34.75 है, ओरिएंट पेपर बाय कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस समवेयर नियर 33.50 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड जो टारगेट जो मैं देख रहा हूँ ओरिएंट पेपर के वो देख रहा हूँ 40 के। 40 के टारगेट के लिए मौका तेजी का। 3475 पर आप खरीदें और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में फिर 3350 के आसपास लगाएं। छोटे टिकट साइज का स्टॉक है, तेजी की पोजीशंस यहाँ पर लेने की सलाह इस समय आ रही है। चलिए अब क्रिस का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। और क्रिस ने दरअसल भेल और वोकहार्ट ये 2 ट्रेड्स कैरी किए हैं। दोनों में बने रहने का इरादा आपका? हाँ, फिलहाल कल एक्चुअली दोपहर के दौरान यहाँ पर वोकहार्ट भी थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिली थी, तो मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। और भेल ऑल्सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 50 से जो यहाँ पर बढ़त देखी, आई थिंक या रिसेंटली 65 तक गई थी, तो वहां से थोड़ी बहुत करेक्शन पुल ऑफ देखने को मिली है। तो मेरा पूरा इस पे कॉन्फिडेंस है कि वापस ऊपर एक छलांग मारेगी। तो और मेरा एक जगह जो है खाली है, वहां पर मैं आज की खरीदारी पे जा रहा हूँ। एस्टर डीएम ये एक्चुअली बहुत बड़ी एक ब्रेकआउट की तैयारी पे है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट ऑलमोस्ट 4-5 दिन से इसके उस 250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि शायद इसको पोजिशनली भी बहुत अच्छी एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो एस्टर डीएम में खरीदारी करके चले, 253 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और इसका टारगेट दे रहे हैं 270 और स्टॉप लॉस 245। ओके, तो ये 245 का स्टॉप लॉस लगाइए और 270 270 हाँ 270 वही 470 भी होगा किसी दिन, लेकिन 270 का फिलहाल टारगेट आ रहा है। 245 के का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें आपने तेजी का ट्रेड लेना है। एक जगह खाली है वैसे आपके पोर्टफोलियो में अमित, इस समय मौका ढूंढा है या फिर कुछ समय बाद देंगे, दोपहर में कुछ ऐड करेंगे?
नहीं, मैं वेट करूंगा क्योंकि क्या है, वीकली एक्सपायरी है, थोड़ा मार्केट ब्रेथ भी थोड़ा मिक्स है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा कि स्टेबिलिटी मतलब 17,900 के ऊपर आ रही है या नहीं आ रही है। देखते हैं कहां पर टिकता है और दोपहर में एक नया सौदा आएगा। चलिए इनके पोर्टफोलियो पर एक बार फिर नजर डालेंगे, क्या जोड़ रहे हैं उस पर ध्यान होगा आगे, लेकिन लॉजिस्टिक कंपनियां वो फोकस में रहेंगी। आपको याद होगा कल दोपहर भी हम इन सारी लॉजिस्टिक स्टॉक्स की बात कर रहे थे, एक तरफा तेजी देखने को मिली थी, 12, 13, 9% तक के गेन्स देखने को मिले। दरअसल खबर यह है कि सरकार जल्द ही नई लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान करने वाली है और उसी का असर दरअसल इन कंपनियों में देखने को मिला। दरअसल लॉजिस्टिक कॉस्ट घटाने के लिए 4 बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब किस तरह से ये पॉलिसी गठित होगी, इस समय डिमांड की स्थिति क्या है, लॉजिस्टिक मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर रवि झाकड़ हमारे साथ हैं। रवि जी स्वागत है आपका। इनफैक्ट ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इस पर 17 तारीख को विचार होने की खबरें हैं। आई एम नॉट श्योर आप प्रिवी हैं कि नहीं है कि क्या कुछ निकल कर आ सकता है, लेकिन एज एन इंडस्ट्री प्लेयर इस एनएलपी में मस्ट हैव्स क्या होने चाहिए और रूपरेखा कैसे बदल सकती है एक नेशनल पॉलिसी आने के बाद? सो बिल्कुल हर्षिता, अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने काफी बीच बीच में ड्राफ्ट भी निकाले हैं, इंडस्ट्री से ओपिनियंस भी सीख किए हैं, तो पूरी क्लैरिटी तो जब एक पॉलिसी आ जाएगी तब पता चलेगा। लेकिन जो उम्मीद है वो ये है कि काफी होलिस्टिक अप्रोच जो गवर्नमेंट का हमें सब जगह पे देखने को मिला है, तो ऐसा लगता है कि एक इंडस्ट्री के बारे में एक पूरी पूर्ण रूपेण सोच गवर्नमेंट लेके आएगी। 3-4 चीजें हैं जिसके बारे में गवर्नमेंट बात करती भी रही है और हमें लगता है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट करेंगे। पहली चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके ऊपर ऑलरेडी गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम चल रहा है, बिकॉज जब तक कि रोड्स, रेलवे, सारे वेयर हाउसेज और सारी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड होगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट या लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसीज पे इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी इसमें अनाउंसमेंट्स किए हैं। दूसरी जो चीज है, गवर्नमेंट काफी क्लियर है कि वो इंडस्ट्री को डिजिटाइज करना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी की काफी रूपरेखा हमें लगती है वो तैयार करेंगे। इसमें जो है कई तरह की बातें हैं, कैसे हम अपने एसेट्स की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म बनाने की बातें करती रही है जहां पे सारे एसेट्स को ट्रैक किया जा सके, विजिबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो अगर इस तरह की चीजें करी जाएंगी तो डेफिनेटली उससे बिजनेस को भी फायदा होगा, और जो भी लॉजिस्टिक्स कंपनीज डिजिटल को अडॉप्ट करके उस एफिशिएंट अप्रोच को कंट्रीब्यूट करना चाहती है उनको भी फायदा होगा। तो इस सबके लिए एक बेहतरीन सोच है। और साथ में जो गवर्नमेंट है या जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी काफी बार क्लाइमेट चेंज में इंडिया के कंट्रीब्यूशन की बात करी है, तो काफी उस तरह की बातें भी सामने आनी चाहिए कि कैसे लॉजिस्टिक्स में हम कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। तो उसके मद्देनजर गवर्नमेंट कोशिश करेगी कैसे रेल को प्रमोट किया जाए, कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए। तो इस तमाम तरह की आशाएं हमें हैं कि गवर्नमेंट बात करेगी कैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, कैसे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। और यही सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान बहुत आवश्यक है। और यदि ये सब चीजें निकल के आती हैं जो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में, तो मैं कहूंगा कि ये एक काफी बड़े बदलाव की तरफ इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी। Okay. और जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं उनके लिए भी अच्छी चीज है, और ट्रेड और बिजनेस के लिए भी अच्छी चीज है। अच्छा, ट्रेड और बिजनेस की अब फिर बात करते हैं। ये पॉलिसी जब आएगी तब आपसे ऑफ कोर्स डिटेल में चेक भी लेंगे कि क्या अच्छा लगा और क्या खामी रह गई है और उसमें और क्या सुधार आ सकता है, वो बात की बात है। इस समय मुझे बताइए ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है डिमांड की, स्पेशली ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में हम देख रहे हैं चाइना में कुछ लॉकडाउन एक्सटेंड हुए, यूरोप की क्राइसिस एनर्जी वाली हम सबको पता है, वहां पर इकोनॉमी सुस्त पड़ रही है, अमेरिका का भी हाल हम सब जानते हैं, जो महंगाई के आंकड़े आए और जो रिसेशन का डर है। ऐसी स्थिति में क्या इसका इम्पैक्ट आपकी इंडस्ट्री पर भी पड़ा है? कंटेनर्स की डिमांड है या नहीं है? शिपमेंट्स का क्या हाल है? जी, तो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा डाइवर्जेंस उसमें है। आप देखेंगे जुलाई के महीने में भी अमेरिका के इंपोर्ट्स जो चाइना से या बाकी तमाम जगहों से आते हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा रहे। यूके के मार्केट में हमने देखा कि थोड़ी सी सबड्यूड डिमांड थी या मंदी थी। तो अलग अलग जगह पे जनरली, जैसा आपने भी कहा, एक एनर्जी क्राइसिस की वजह से एक कंज्यूमर डिमांड थोड़ी सी वेस्टर्न यूरोप में कम हुई है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एक सस्टेन मोमेंटम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लॉजिस्टिक्स का रिक्वायरमेंट हो चाहे ट्रेड हो, एक जनरली ग्रोथ है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि थोड़ा सा धीमापन है। बिजनेस वॉल्यूम्स जो है वो उतना नीचे नहीं गई है इंडस्ट्री के लिए, लेकिन एक थोड़ा सा, जैसे जो जनरली हम देखते हैं कि अगस्त के महीने से एक तेजी आती है, जुलाई से अगस्त, फिर सितंबर,
जैसे इंडिया में दिवाली का सीजन है या ग्लोबली क्रिसमस का सीजन है उसके हिसाब से, तो उस तरह की तेजी अभी नहीं है, वो थोड़ी सी एक सबड्यूड है। लेकिन जहां तक अगर आप हमारे बिजनेस की बात करें तो हमारा जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है लेस देन कंटेनर लोड कंसोलिडेशन, जिसका मतलब है कि जब कोई छोटा शिपमेंट भेजता है, जैसे डोमेस्टिक में एक्सप्रेस होता है वैसे इंटरनेशनल में एलसीएल है, तो जब थोड़ी सी मंदी का माहौल बनता है तो वैसे में ये वाला ट्रेड जो एलसीएल है वो थोड़ा सा बढ़ता है, बिकॉज लोग छोटे शिपमेंट्स भेजते हैं, इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो जहां तक हमारे बिजनेस का प्रश्न है, तो एलसीएल इंडस्ट्री भी अपने आप में थोड़ा सा कंपेयर टू ओवरऑल ट्रेड स्ट्रॉन्गर फुटिंग पे है। और प्लस अगर आप देखेंगे चाहे वो पिछले 4-5 साल की बात हो या पिछले 4-5 क्वार्टर की बात हो या पिछले 3-4 महीने की बात करें, हमारी ग्रोथ रेट हमेशा इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ओवरऑल काफी ऊपर रही है। तो एलसीएल मार्केट में आपका करीब 14% का हिस्सा था इस समय, क्या फिर उसमें और बढ़त की गुंजाइश है क्या, और कितना बढ़ सकता है ये फिर? तो मैं कहूंगा कि अगर आप देखेंगे तो 14% का नंबर तकरीबन साल भर पहले 13% हुआ करता था, तो एक कांस्टेंट ग्रोथ उस नंबर में आ रही है, क्योंकि जो हमारी बिजनेस की ग्रोथ है वो मार्केट से ज्यादा है, और उसकी वजह से और प्लस कुछ हम स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस भी करते हैं, सब मिला के वो शेयर ऊपर जाना चाहिए यहाँ से और आने वाले 2-3 सालों में। आपने इनफैक्ट FY26 के लिए जो आउटलुक दिया था उसमें आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू टारगेट्स लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ के बीच रहेंगे। लार्जली आप ये कह रहे हैं एबिटा लेवल पर भी आप उम्मीद कर रहे हैं आंकड़ा 17 से 2,000 करोड़ के आसपास रहेगा। इसमें मार्जिन पिक्चर को लेकर कोई क्लैरिटी है क्या? इस करंट एनवायरनमेंट के मद्देनजर मार्जिन्स किस रेंज में रहेंगे, कितने सस्टेन कर पाएंगे, या फिर मार्जिन कॉम्प्रोमाइज करके आप ज्यादा वॉल्यूम पर फोकस कर रहे हैं? जी, तो हमारा जो बिजनेस है हमने उसमें 2026 की तकरीबन 4 साल की बात करिए, तो आज हम सितंबर 2022 में, तो 2026 के एंड में लगभग किस तरह की पिक्चर होनी चाहिए, एक मैनेजमेंट एस्पायरेशंस हमने शेयर करी है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू है हमारा, उसमें काफी पास थ्रू कॉस्ट भी होती है। जैसे अगर डीजल ऊपर जाता है तो हमें एक्सप्रेस में वो कॉस्ट पास थ्रू करनी होती है, इंटरनेशनल फ्रेट में अगर ओशन फ्रेट ऊपर जाता है तो वो थोड़ी सी कॉस्ट हमें पास थ्रू करनी पड़ती है। तो रेवेन्यू जरूरी नहीं कि एक सही पैरामीटर है ग्रोथ का। हमारे बिजनेस में अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे तो वो एक ज्यादा बेहतर पैरामीटर है ग्रोथ को जज करने का, और उसमें हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी जो एक मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। नेचुरली जब थोड़ा बहुत ओशन फ्रेट रेट नीचे आ रही है तो जो हमारा एक एफसीएल सेगमेंट है उसमें थोड़ी बहुत पर यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव आता है, लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो उसको फिर वापस बराबर कर देती है। ओवरऑल अगर देखें तो जो अगले 3-4 साल की हम बात करें, हमें ऐसा लगता है अगले 12-18 महीने थोड़ा सा सबड्यूड माहौल रहेगा, उतनी ग्रोथ नहीं रहेगी। और उसके बाद हमें लगता है कि अच्छा पिकअप होना चाहिए। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक मैनेजमेंट एस्पायरेशन बनाई कि 2026 के एंड तक किस तरह का रेवेन्यू और एबिटा लगना चाहिए। तो ये वहीं से आप नंबर देखते हैं कि तकरीबन हमें लगता है कि 25 से 30,000 करोड़ की हमारी एक एस्पायरेशन है रेवेन्यू की ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे, और 2400 से 2700 करोड़ के आसपास का एबिटा है जो 2026 के अंत तक हम देखते हैं द मैनेजमेंट एस्पायरेशन। रवि जाखड़, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लॉजिस्टिक्स कंपनियों में कल खूब तेजी देखने को मिली थी। थैंक यू अर्शिता। और आज ऑफ कोर्स मार्केट थोड़ा सा ऊपरी लेवल से सबड्यूड है, तो कल जितनी तेजी नहीं है, लेकिन हाँ खरीदारी का सिलसिला जारी है। नजरें रहेंगी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के डिटेल्स पर। लेंगे इस मोड पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक रिकैप लेकर आएंगे जो आज के ट्रेड्स हमारे जानकारों ने सामने रखे हैं, उसका क्या हाल है। बने रहिए सीबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। हम लोगों के सवाल लेंगे, लेकिन चूंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद भी कई सारे सवाल आते रहते हैं इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, तो मैं सोचता हूं कि सारे सवाल जिस मुद्दे पर केंद्रित रहते हैं उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक चर्चा कर ली जाए। एक मुद्दा जो उठता है गौरी बार बार कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया उसके बाद निश्चिंत हो जाइए, तो मुझे लगता है लोगों को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ गलती की है, कोई गलत जानकारी दे दी है जाने अनजाने में, तो हो सकता है नोटिस वगैरह आए, तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि इनकम टैक्स विभाग से कोई चिट्ठी उट्ठी तो नहीं आ रही। क्यों? इसमें मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ लक्ष्मण। इस साल जो देखने में आया है वो ये है कि अगर आपने
आपने पिछले साल में कोई डिडक्शन कम क्लेम की थी या नहीं क्लेम की थी, और इस साल आपने कोई डिडक्शन क्लेम की है या ज़्यादा क्लेम की है, तो आपको पोर्टल पे एक मैसेज आ रहा है कि आप अग्री करते हैं कि आपने ये डिमांड जो है वो सही पे की, जो आपने ये डिडक्शन सही क्लेम की है कि नहीं क्लेम की है। तो आपको उसमें येस और नो करना है। तो सपोज कीजिए पिछले साल आपने 80C 80D में कोई भी डिडक्शन नहीं ली थी और इस साल आपने 1.5 लाख की डिडक्शन ले ली। एक मिनट रोकूंगा, तो ये मैं देखूंगा कैसे कि मेरे पास ये आ रहा है मैसेज आएगा कि मुझे हमेशा पोर्टल पे जाके देखना होगा? पोर्टल पे जाके चेक करना होगा। आपका रिटर्न भर दिया तब भी आप बार-बार पोर्टल पे जाके चेक करते रहिए कि आपके पास कोई मैसेज वैसे टाइप से आया है या कि नहीं, फिर आपका फॉर्म 16 से मिसमैच है, यानी कि फॉर्म 16 में कोई डिडक्शन नहीं आ रही है लेकिन आपने डिडक्शन क्लेम की है। तो ऐसे केसेस में ये मैसेज आ रहा है पोर्टल पे। तो मैसेज आए तो क्या करना चाहिए? तो आपको इस पे रिप्लाई करना है कि आप अग्री करते हैं कि ये डिडक्शन आपकी सही है अब या नहीं है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए और सही है तो आप येस कर दीजिए। अब आपने येस पे क्लिक कर दिया और ये डिडक्शन आपकी सही नहीं थी, यानी कि आपने ये जो क्लेम की है आपके पास इसके बिल्स नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, तो इस केस के ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है मिस रिपोर्टिंग की 200% की। और अगर आपकी कोई डिमांड आई है, यानी कि जैसे आपने रिटर्न फाइल कर दी, आपने रिफंड बनाया था या आपने नो रिफंड नो डिमांड आपका था और आपके हिसाब से, लेकिन आपकी डिमांड आ गई, तो आपको वो डिमांड को विदिन 30 डेज पे करना है। और अगर आप इसको पे नहीं करते तो इसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह है कि इनकम टैक्स फाइल करने के बाद भी बिल्कुल निश्चिंत होकर नहीं बैठिए। मेरा तो यही मानना है, कुछ चीज़ें इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर जाके अपने ईमेल जो आपने दे रखा है इनकम टैक्स विभाग को, उसमें देखते रहिए कहीं कोई चिट्ठी, कोई नोटिस या फिर कोई ऐसे मैसेज तो नहीं है। जो मैसेज वाली बात हो बिल्कुल नई बात होता है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा मैसेज भी आ रहा है लोगों को। नहीं, मैसेज नहीं आ रहा, मतलब मैसेज पोर्टल पे दिख रहा है। पोर्टल पे दिख रहा है। हाँ जी, तो बिल्कुल मैं भी नहीं देखा, मैं भी चेक करूँगा कि ऐसा मैसेज मेरे लिए आया कि नहीं आया। नमस्ते सर। बताएं क्या सवाल आपके पास? सर मेरा एक सवाल है, मैं अगले साल रिटायर हो रहा हूँ, मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ और मैंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है। अच्छा। which can be paid for another next 15 years. अच्छा। I can pay up to next 15 years. अच्छा। बट मेरी इनकम खाली पेंशन के रूप में ही आएगी। हाँ। तो मैं चाहता था कि अगर ये इंस्टॉलमेंट, बाकी के जो 15 साल के इंस्टॉलमेंट है EMI, अगर मेरे बेटे भरते हैं, उनका टैक्सेबल इनकम है, तो क्या उनको टैक्सेबल टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है हाउसिंग लोन का? हालांकि अगले साल रिटायरमेंट है, अभी से आपको चिंता सताने लगे कैसे आगे मैनेज करें। खैर, लेकिन अच्छी बात है, फॉरवर्ड प्लानिंग करनी चाहिए और आपसे प्लान करना है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, आपसे प्लान करना चाहिए। आप मतलब मान के चल रहे हैं कि आपके रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कि आपके बेटे इसकी EMI चुकाएं, तो क्या उनको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? काफ़ी अच्छा सवाल है। बिल्कुल लक्ष्मण, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है इनकम टैक्स एक्ट में हाउसिंग लोन के ऊपर, तो आपको उस प्रॉपर्टी का को ओनर होना है और साथ ही साथ को बोरोअर होना है। तो जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ओनर भी आप हैं, बोरोअर भी आप हैं। तो अगर आपके बेटे उसको पे करेंगे तो उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी, आप पे करेंगे तो आपको ही डिडक्शन मिलेगी। या तो आप किसी तरह से ऐसा फ्रेमवर्क कर लीजिए कि उस प्रॉपर्टी के आपके बेटे को ओनर भी बन जाएं और उस लोन में आप उनको ऐड करा लीजिए कि वो को बोरोअर भी बन जाएं, तो उनको डिडक्शन मिल जाएगी। बट बिना इस चीज़ के उनको डिडक्शन नहीं लेनी चाहिए। चलिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और अभी तक के हिसाब से तो जो आपके बेटे अगर EMI देते हैं तो उनको टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगी। अगला सवाल लेते हैं, मथुरा से हैं दीपक कुमार जैन साहब। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम घर में मेंटेनेंस जो होती है, हाँ, उसका जो खर्चा होता है वो किस सेक्शन में उसको हम छूट ले सकते हैं? घर आपके नाम पे है? जी। आप रहते हैं उस घर में या आपने रेंट पे दिया हुआ है? फादर रहते हैं। नहीं, फादर रहते हैं, फादर भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ साथ में। अच्छा, आप खुद रहते हैं। और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। फटाफट एक एक करके सबका पोर्टफोलियो देखते हैं और रिटर्न्स की क्या स्थिति है ये भी आपके लिए हाजिर करते हैं। 3 जानकार मैदान में, तीनों के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर। गौरव रत्नपारकी ने गोदरेज प्रॉपर्टीज नया सौदा खड़ा किया। 1310 के टारगेट के लिए शॉर्ट, 1408 का स्टॉप लॉस। पिरामिल के शॉर्ट को कैरी कर रहे हैं, 955 का टारगेट। एशियन पेंट की तेजी का ट्रेड होल्ड कर रहे हैं ये 3600 के टारगेट के लिए। एशियन पेंट आज 1.1% नीचे आ गया, लेकिन PL का शॉर्ट साइड का ट्रेड 1.5% कमा कर दे रहा है।
0.02% की कमाई गोदरेज प्रॉपर्टीज में। अब क्रिस सुब्रमण्यम का एस्टर डीएम आया है, 270 का टारगेट, 245 स्टॉप लॉस, बेल 70 के लिए होल्ड किया, वॉकहार्ट 290 के टारगेट के लिए होल्ड किया है। रिटर्न्स देखिए, वॉकहार्ट आज भी फिर नीचे, भेल में 1% का दबाव, एस्टर डीएम भी इस घंटे इनके लिए ज्यादा कुछ पॉजिटिव में कंट्रीब्यूट करके नहीं दे रहा है। ओरिएंट पेपर पर एक बाय कॉल लिया है अमित त्रिवेदी ने, एक जगह खाली रखी है, 40 का टारगेट, यहाँ 33.50 का स्टॉप लॉस। आईसीआईसीआई प्रू के सेल कॉल को होल्ड करें, 555 का टारगेट है, तो आईसीआईसीआई प्रू का सेल कॉल इनको 0.83% जोड़कर दे रहा है और ओरिएंट पेपर का बाय कॉल 0.86% इनको जोड़कर दे रहा है। अब रिटर्न्स की स्थिति आपके सामने आ जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हुए अमित त्रिवेदी 9% के रिटर्न्स इनके हो गए हैं, क्रिस सुब्रमण्यम अब -6% के रिटर्न्स पर हैं एंड -0.12% के रिटर्न्स है गौरव रत्न पारखी के। यह है फिलहाल अब तक की स्थिति। नजरें रहेंगी आज दोपहर के ट्रेड पर, एक और ट्रेड अमित की तरफ से आएगा और मार्केट के स्विंग पर भी ध्यान दिया जाए क्योंकि उसी पर बाइंग कर रहे हैं हमारे जानकार। देखते हैं क्या स्थिति उभर कर आती है। 1 बजे में एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। लेंगे एक ब्रेक, इस बीच 17,908 पर निफ्टी आ चुका है, 100 पॉइंट की गिरावट यहाँ। ध्यान रहेगा इक्विटी मार्केट के एक्शन पर, लेकिन कमोडिटी मार्केट का भी जायजा लेंगे ब्रेक के ठीक बाद।